सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम मेरी जंग में, और मैं हूं आपका मेजबान सलमान मिर्जा। जनाबे वाला जो कल तक बड़े बड़े दावे किया करते थे, आज मजबूर हैं, बेबस हैं, लाचार होने का रोना रो रहे हैं। वो जो अवाम को महंगाई की दलदल से निकालने का दावा किया करते थे, वादा किया करते थे, वो आज अवाम को उसी में धकेल रहे हैं। जो गरीब एक वक्त की रोटी पर गुजारा करता था, मौजूदा हुक्मरान उससे वो एक वक्त की रोटी भी छीनने की कोशिश कर रहे हैं। शहबाज शरीफ और उनकी टीम हुकूमत तो खुद कर रही है, लेकिन हिसाब मांग रही है इमरान खान साहब से। वजारतें खुद चला रही है और हर खराबी और मसले का जिम्मेदार इमरान खान को ठहरा रही है। भाई सब कुछ इतना बुरा था, इतना सब कुछ था, ऐसी सारी चीजें थी, तो खान साहब की साजिश करके हुकूमत क्यों गिराएगी? और अगर आपकी बात मान ली जाए, साजिश नहीं की, कोई मुदाखलत नहीं हुई, कोई साजिश नहीं की, तो फिर हुकूमत में आने से पहले जो महंगाई कम करने, डॉलर को लगाम डालने, मईशत को बूस्ट करने, गरीब आवाम का भला करने, इस तरह के बेशुमार दावे किए गए, उसकी जिंदगी को चार चांद लगाने के वादे किए गए, वो भाई किस बुनियाद पर किए गए? मुल्क को चलाने, उसको ट्रैक पर लाने के लिए आपके पास क्या प्लान था? शहबाज शरीफ की हुकूमत आते ही डॉलर की रेट नीचे और स्टॉक मार्केट कैसे ऊपर चली गई, ये नजर नहीं आ रहा। लेकिन अब देखने में यह आ रहा है कि स्टॉक मार्केट नीचे है लेकिन डॉलर ऊपर जा रहा है। हुकूमत ने इस बात का क्रेडिट लिया है, लेकिन हुकूमत बने एक माह का अरसा गुजर चुका है जनाब, और इस एक माह के अरसे में हुकूमत डॉलर और स्टॉक मार्केट को बमुश्किल एक हफ्ते ही मसनूई तरीके से कंट्रोल करने में कामयाब हुई। जो डॉलर खान साहब की हुकूमत में 180 182 के आसपास था, अब 193 रुपए में फरोख्त हो रहा है। स्टॉक मार्केट भी 3000 पॉइंट्स नीचे आ चुकी है। रोजमर्रा जरूरत की अशिया मजीद महंगी होती जा रही है, बिजली महंगी कर दी गई है, और जनाब सोने पे सुहागा, लोड शेडिंग अलग से की जा रही है। शहबाज शरीफ हुकूमत इन सब मसाइल पर काम करने और उनका हल निकालने के बजाय इसकी सारी जिम्मेदारी खान साहब पर डालकर खुद जान छुड़ा रही है। हुकूमत की इस कारकर्दगी पर पाकिस्तान का सियासी और माशी मुस्तकबिल क्या होगा, ये वो सवाल है जिसका जवाब आज के प्रोग्राम में जज करेंगे। अमीर मकाम साहब हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। इस वक्त ज्वाइन किया हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा है शानदाना गुलजार साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। जनाबे वाला ये बताइएगा, इन तमाम चीजों पर मैं बात करूंगा, लेकिन आज जो खान साहब ने एक बड़ी बात की है, पाकिस्तान वो मुल्क है जनाब जहां पर रोजाना की बुनियाद पर इंकिशाफात किए जाते हैं, और ऐसे ऐसे इंकिशाफात जो होशरुबा हो जाते हैं। कल बिलावल भुट्टो जरदारी ने इंकिशाफ किया कि जनाब एक रोज पहले जब ये नो कॉन्फिडेंस मोशन आ रहा था, उससे एक रोज पहले एक सिटिंग मिनिस्टर ने हमें धमकाया था, हमें धमकी दी थी, और आज खान साहब ये कह रहे हैं कि साजिश को रोका जा सकता था और उन लोगों से राब्ता भी किया गया जो साजिश को रोक सकते थे। किन लोगों से राब्ता हुआ, फिर क्या जवाब मिला? चंदाना साहबा, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, अभी आई है। ठीक है, मैं सवाल रिपीट करूं आपको? जी प्लीज कर दीजिए। आज खान साहब ने एक बड़ा इंकशाफ किया है कि साजिश को रोका जा सकता था और उन लोगों से राब्ता भी किया गया जो साजिश को रोक सकते थे। तो क्या जवाब मिला था, किन लोगों से राब्ता किया था? ये तो जी कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है, और ये बात 2-3 दफा हो चुकी है। मैं तो खैर तकरीबन हर टीवी शो पे कहती हूँ कि जब भी इस किस्म का मुरासला पाकिस्तान आता है, तो उस पर सबसे पहले जितनी भी आपकी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की एजेंसीज हैं, उसके काबीना के मेंबर हैं, उनसे मुशावरत की जाती है। लेकिन ये पहली दफा ऐसा हुआ पाकिस्तान में कि एक मुरासला दबाया गया, ना फॉरेन मिनिस्टर को पता था और ना प्राइम मिनिस्टर को पता था कि मुरासला पाकिस्तान में पहुंच चुका है। तो इससे सबसे पहले हमें शक होना चाहिए कि अगर इतना ऑर्डिनरी मुरासला था, इसमें ऐसी बातें थी जो हमेशा होती रही हैं, आम बातें थी, तो फिर उसको दबाने छुपाने की जरूरत क्या थी? अच्छा, लेकिन उससे बहुत पहले जिस तरह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने बात की, मुझे पिछले साल से अंदाजा हो चुका था कि अब ये कंस्पिरेसी करेंगे। अच्छा। अगर आपको याद है, उस टाइम यूएन में तकरीर भी हो चुकी थी, इंटरनेशनल डे ऑफ इस्लामोफोबिया पे बहुत सारी चीजें हो चुकी थी तब तक। ओआईसी के साथ एक ऑल्टरनेटिव सेटअप करने की कोशिश हुई थी पाकिस्तान में, कभी हुआ नहीं था। ओआईसी कितने अरसे बाद, तो ये सारी बातें नेचुरली देखिए ऐसे मुल्क में छुट्टी नहीं है। हमारी दुनिया की तकरीबन सबसे बेहतरीन
इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, हम एट वॉर रहे हैं। और ये वो फौज नहीं है जो सोती हुई फौज है। 15 साल से हमारे लोग या शहीद हुए हैं या जख्मी हुए हैं या उनको माजूर किया गया है। ये एक एक्टिव आर्मी है, ये एक एक्टिव सर्विसेज हैं और हमारे दुश्मन बहुत हैं, इर्द गिर्द है हर तरफ। तो इसलिए ये मानना जरा मुश्किल है कि जब इमरान खान साहब को पता चला 7 मार्च को या 8 मार्च को या 9 मार्च को, उससे पहले जो हमारी एजेंसी से उनको पता नहीं था। तो यानी कि जो मुरासला तो उस दिन आया, लेकिन जो साजिश हो रही थी, और हम सबको पता है कि साजिश क्यों हो रही थी। नेटो ममालिक बहुत बुरी तरह से अफगानिस्तान में जो लिबरेशन से कहते थे कि वॉर हार रहे थे, 24 साल से वो मार खा रहे थे अफगानिस्तान में और उनको कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा था, वो चले गए वहां से। तो उन्होंने किसी ना किसी को तो उसकी जुर्म देना था, चाहे इमरान खान होता चाहे नवाज शरीफ होता। लेकिन आज खान साहब ने जो इंकशाफ किया ना, उसमें एक थोड़ा सा एक शिकवा भी था कि ये रोकी जा सकती थी साजिश। तो क्या जवाब मिला था उस वक्त जब इस साजिश का भांडा फोड़ दिया गया था कि जनाब देखिए साजिश हो रही है, तो क्या जवाब आया था? नॉन सीरियस था, क्या मामला था? देखिए जी, उसको तो मैं प्रीवी नहीं हूँ, ये इन्फॉर्मेशन आज इमरान खान साहब ने जलसे में दी है, लेकिन वो इंशाल्लाह कल सुबह तक हमें मिल जाएगी। हमारी कमेटी मीटिंग्स होती हैं, आज वो भी असद उमर साहब से मेरी मुलाकात हुई है। लेकिन बॉटम लाइन ये है कि ये कहना, अगर आपको तो पहले एक दफा से हुआ था जब उसामा बिन लादेन के घर पे रेड हुआ था एबटाबाद में, जो काफूर हमारा सबसे पाकिस्तान के बेहतरीन, शायद दुनिया का बेहतरीन मिलिट्री स्कूल है, तो वहाँ पे सारी दुनिया ने हाथ उठाया था कि ये किस किस्म के लोग हैं कि आपको पता नहीं कि वो वहाँ बैठा हुआ है। और वाकई उस वक्त हुकूमत को बहुत ही हमें एक शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी कि हमने अपने इतने लोग कुर्बान किए थे, अपने इतने फौजी कुर्बान किए थे अगेंस्ट वॉर ऑन टेरर, और उल्टा उसका मलबा हम पे आ रहा था। उसामा बिन लादेन पाकिस्तानी तो नहीं था, वो तो सऊदी नेशनल था। तो इसलिए मुझे लगता है हमेशा पाकिस्तान ये लोग हैंड करती, बैरूनी फोर्सेस हमारा इस्तेमाल करके हमें टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया जाता है। ठीक है। अच्छा, ये कल जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने फ्लोर ऑफ द हाउस में इंकशाफ किया है कि आप लोगों ने धमकियां लगाई थी, आपके एक सिटिंग मिनिस्टर ने कॉल करके कहा था कि भाई ये नो कॉन्फिडेंस मोशन वापस ले लें वरना मार्शल लॉ लग जाएगा। ये कौन सा मिनिस्टर था? नाम नहीं बताया उन्होंने, आपको पता होगा शायद। नहीं, मुझे भी नहीं पता, मैंने भी कल बिलावल साहब की स्पीच सुनी, लेकिन 2 चीजों पे मुझे हैरानगी होती है। आज तक उन्होंने क्यों इंतजार किया? उसी वक्त बता देते। दूसरी बात, मार्शल लॉ सिविलियंस नहीं लगा सकते, वो जनरल जिया ने किया था या जनरल मुशर्रफ या जनरल याया ने, तो आप लोगों ने उनका नाम क्यों नहीं लिया, पीटीआई का नाम क्यों दे रहे हैं? और तीसरी बात, अगर उनकी बात में जरा भी सदाकत है, चले वो और कुछ नहीं बता सकते, वो एटलीस्ट नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को बता दे कि जी इस तरह तल्ख किस्म की बात की है पीटीआई के किसी मिनिस्टर ने आपके बारे में, और इसकी जांच पड़ताल की जाए, इसकी तहकीक की जाए। और हमारी एजेंसी दुनिया जैसे सबसे फाइनेस्ट हैं, इनके पास हर किस्म की कॉल्स रिकॉर्ड होती है, रिकॉर्ड होता है, व्हाट्सएप भी सुन सकते हैं, तो फिर वो कॉल्स ही निकाल दें, उसका रिकॉर्ड देख लें, वो नंबर दे दे कि इस बंदे या बंदी ने फोन किया था। इसमें कोई क्या बुरी बात है? अच्छी बात है कि इसको डिस्कस किया जाए। अगर कोई ऐसा थ्रेट है मुल्क की सालमियत को, वो बैरूनी थ्रेट को तो इंसान फील कर सकता है, बट अगर ये अंदरूनी इशारा कर रहे हैं बिलावल साहिब, तो चाहिए कि फिर वो खुल के सच बताएं। और सारी चले खुल के सच बात करते हैं ना। खान साहब ने भी एक दफा अपनी तकरीर में बोला था कि शानदाना गुलजार साहिबा को ये बात कही गई है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन में एक तरफ हो जाओ। कौन लोग थे? आज बता दें। आज आप नहीं, खान साहब ने जो टीवी पे कहा था, उन्होंने कहा था कि मेरे 2 पीटीआई के, एक एमपीए आसिफ खान साहब वो अमेरिकन एम्बेसी के थे, और एक और मेरी एमएनए है शानदाना गुलजार, उनको भी अप्रोच किया गया था। और फिर मैंने उसी वक्त तकरीबन 5 मिनट बाद मेरे एक हुआ था टीवी इंटरव्यू, हम न्यूज पे पैनल था, और मैंने बता दी थी कि बिल्कुल मुझे एक बैरूनी मुल्क एम्बेसी ने जरूर बुलाया था, बट वो अमेरिका नहीं थी, वो अमेरिका की बहन थी, और उन्होंने मुझसे तमाम वो बातें की जो नहीं करनी चाहिए थी। उस पर 1000 दफा टीवी शो से बहस होती कि जी देखो तो नॉर्मल बातें हैं। मैंने कहा मुझे आपको एक मौका बता दें जब पाकिस्तानी एम्बेसडर ने, जो अमेरिका में बैठा होता है या होती हो, उसने किसी कांग्रेसमैन या कांग्रेस वुमन को बुलाया हो कि जी हमें बता दे कि ट्रंप क्या कर रहा है कैपिटल हिल पे, डोनाल्ड ट्रंप। तो जरा मानने से अच्छा, चूंकि मेरी तालीमात थोड़ी सी कम है, मैं नहीं जानता अमेरिका की बहन कौन है। आप बताएं बहन भाई कौन है अमेरिका की? मैंने कहा मेरी तालीमात थोड़ी सी कम है, मुझे नहीं पता अमेरिका की बहन कौन है, आप बताइए। बहुत सारे उनके भाई बहन है, कोई कमी नहीं है उनके भाइयों बहनों में। अच्छा चले आप नाम एक मैं जरा एक थोड़ी क्लैरिफिकेशन कर दूं कि अमेरिका का लफ्ज शायद ठीक नहीं है, क्योंकि जब भी इमरान खान साहब बात करते हैं वो कहते हैं बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। अमेरिका से हमारा तारीखी रिश्ता रहा है जिसमें हमने कुर्बानी ज्यादा दी, मिला कम, लेकिन उनका ये स्पेसिफिक गिला है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से। और उन्होंने अपनी स्पीच में भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन से मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, पता नहीं इनको क्या हो गया। अच्छा चले आगे बढ़ते हैं। ये बताइए कि जनाब आप बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जिनको धमकी दी वो भी नहीं समझ में आ रहा कि कौन है, आपने बता दिया कि जनाब अमेरिका की बहन थी। अब जो सूरत हाल बन रही है
क्या गवर्नमेंट की जानिब से या किसी और की जानिब से आपसे राब्ता किया गया, लॉन्ग मार्च रोक दिया जाए, किसी तरफ से बातचीत के टेबल पर आ जाएं, बात कर लेते हैं, कोई ऐसा राब्ता हुआ आपसे, आपकी पार्टी मेंबर से? देखिए मैं जी बहुत वो कहते हैं ना कि मैं जो फूड चेन है उसके बहुत नीचे हूं, मैं मुझसे पार्टी से जरूर किया होगा, इनसाइड द मुझसे पार्टी नहीं कोई किया। ऐसी इंफॉर्मेशन? जी इनसाइड पार्टी ऐसी कोई इंफॉर्मेशन के राब्ता किया गया हो? बिल्कुल, हमने सुनने में आया है, हमने खुद ट्विटर में देखा है, अखबार में देखा है कि इमरान खान साहब ने मुस्तरद कर दी है कोई भी इस तरह की ऑफर। अगेन अखबार का मुझे पता नहीं और खान साहब ने बताया नहीं कि जब तक आप कल शेख साहब ने बताया था मेरे शो में, उन्होंने कहा था कि जनाब राब्ता हुआ है, लेकिन डिटेल नहीं बताई उन्होंने कहा सब राब्ते में है। जी, उन्होंने कहा कि इलेक्शन के आप डेट पहले अनाउंस करें, फिर तमाम नेगोशिएशन हो सकती है, तमाम बातें हो सकती। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। शाना गुलजार साहब हमारे साथ मौजूद थी और अब अमीन इस वक्त हमें ज्वाइन किया है। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ये बताइएगा सर, ये क्या चेहरों की तब्दीली है? बहुत जल्दी आपने कर दी खान साहब की हुकूमत को गिराने में। खान साहब की हुकूमत अगर मैं मार्च फरवरी की बात करूं तो उस वक्त अपनी पॉपुलैरिटी की सबसे निचली हुदूद पर थी, लेकिन शायद आप लोगों के जहन में ये था कि खान साहब चले जाएंगे तो लोग बाहर नहीं निकलेंगे। अब तो लोग बाहर निकल रहे हैं, उनके जलसे में आ रहे हैं। मईशत को देख रहे हैं, डॉलर 193 को टच कर रहा है। मतलब है कि वो अगर खान साहब ने जितना दूसरे चीजों के साथ मईशत को तबाह कर रख दिया था और उसकी सिस्टम आगे चलनी थी, तो सियासत तो अपनी जगह, मगर फिर अल्लाह न करे कि पाकिस्तान के क्या बनना था, क्योंकि उसकी तो कोई गवर्नेंस और इसी नाम की कोई चीज है नहीं। खान साहब की पूरी हिस्ट्री आप देख रहे हैं कि उसने तो कोई एक फाइल देखा ही नहीं है और न एक चीज उसको समझ आई है और न उसका ये शौक है। उसका शौक तो सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म रहने के साथ है और जो उसकी टीम है उनको भी गालियां देने के साथ शौक है, हुकूमत चलाने का है ही नहीं। अच्छा, तो ये बात जरूरी बात थी मुल्क की मफाद में कि उससे जान छोड़ा के इस तरह लोग आ जाए कि उसको थोड़ा बहुत मुल्क कभी से करो। तो मेनली ये बात है, ये इशू है। अभी उसकी कोई कारकर्दगी अपने 4 साल की तो है ही नहीं कि वो आवाम के सामने रखे। पूरा बुनियाद उसकी झूठ पर मबनी है। इमारत बिल्डिंग जो बनाई झूठ पर मबनी है। पहले भी लोगों को धोखा दिया, अभी नया चीज शुरू किया। तो बस ये एक चीज, और हमें भी आपकी बात में समझ गया आप क्या कहना चाहते हैं। अच्छा, तो हमें भी ये मतलब है कि ये जो हक़ाइक़ है कौम के सामने रखने चाहिए। जो फैक्ट्स है, पाकिस्तान की कौम में हर चीज की सलाहियत और पाकिस्तान की कौम देख रहे हैं कि इससे बेहतर प्राइम मिनिस्टर क्या मिलेगा। अगर वो इमरान खान और शहबाज शरीफ के कंपेरिजन करता है तो उसके हिसाब से वो तो दिन रात लगे हुए है, उसकी टीम लगी हुई है। सर हक़ाइक़ की बात करें तो एक हकीकत तो ये भी है जिसकी तरफ आपकी शायद आप तवज्जो नहीं है कि महंगाई कम होती भी नजर नहीं आ रही, जिसके दावे आप लोग किया करते थे। डॉलर 180 को टच किया था, आप सबकी चीखें निकल रही थी, अब 193 का चला गया। आवाम की चीखें निकल रही है, लेकिन कोई तरजीहात ही नहीं है सर इस तरफ। नहीं कि उसके लिए तो अगर ये हालात न होते और टीम की ये वर्क जो अभी आप देख रहे हैं और शहबाज शरीफ ने जो 1 महीने में जितनी मेहनत की, ये मेहनत भी साथ न होती और इमरान खान होता तो आज तो डॉलर कोई 220 से भी आगे 220 उसको निकलना था। अच्छा, वो 220 या भी, क्योंकि उसको जो जिस तरह सब्सिडी वो 1.5 महीने से वो वही दे रहे थे आपके सामने 55 रुपए फी लीटर डीजल, दूसरे चीजों का सब कुछ, तो उसका तो वही सिर्फ अपने नाम के साथ शौक था, कोई और ज्यादा नहीं था। तो उससे ज्यादा बदतरी होनी थी। मैं शारकट इतना कहना चाहता हूँ कि अगर शहबाज शरीफ और ये सिस्टम जो हम एलाइज हुकूमत न होती और इमरान खान का चलता तो इससे कई गुना ज्यादा। लेकिन फिर भी आप यकीन करें इस बात को या नहीं करें, या आपकी अपनी मर्जी है, सियासी इख्तिलाफ आपके अपने अपनी जगह पे, लेकिन जो बयानिया खान साहब लेके चल रहे हैं, शायद इस हवाले से आप लोगों ने कैलकुलेशन कम की होगी, लेकिन खान साहब जो इस वक्त बयानिया लेके चल रहे हैं, आवाम तो उस पर लब्बैक भी कह रहे हैं, उसको आगे लेके भी चल रहे हैं। उसके बयानिया तो ये सारे लोगों को समझ आ जाएंगे। हमारी तो बाज लोग इमोशनल जज्बाती वो अपनी जगह, मगर टाइम के साथ बात समझ आ जाएगी कि इस बयानी में कितनी हकीकत है, कितनी सच्ची है। क्या ये हो सकता है कि इस तरह अमेरिका की साजिश और गद्दार और न गद्दार और ये बात है, ये बात लोगों को सामने आ जाएंगी कि इमरान खान को कैसे थ्रेट था, अमेरिका का क्या काम था, क्या अमेरिका ने MKM को कोई पैसे दे खरीद दिया, क्या
दो भाई इमरान खान के साथ दो उड़ रहे और दो या इत्तेहादियों में आ गए, चौधरी साहिबान आधे को पैसे दिए अमेरिका ने, आधे रह गए और लोग ये सारे बातें हकायक सामने आ जाएंगी। और उसने जो बयानिया पकड़ा हुआ है तो ये जो झूठ होता है और सच होता है। तो मुझे यकीन है कि टाइम गुजरने के साथ, कई महीने गुजरने के साथ ये बयानिया के जो हकायक है आवाम के सामने आ जाएंगे। चलिए इलेक्शंस की बात कर लें सर। शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ से मिलने गए हैं, अब वहां पर जब वो मौजूद हैं तो ये बताइए इलेक्शन पर क्या गौर गौस हो रहा है? पार्लियामान मुद्दत पूरी करेगी या इलेक्शन इसी साल कराने के मूड में आप लोग? इलेक्शन तो हमारे जो इत्तेहादी एलाइंस है सारे मिलकर आपस में जो भी फैसला करे उसके मुताबिक होंगे, और मुझे इसी साल लग नहीं रहे। अच्छा, कम अज कम हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर इलेक्शन शिफ्ट हो जाए। वो जो इत्तेहादी जिस तरह कहते हैं और उनकी जो भी आपस का मशवरा हो उसके मुताबिक। आपकी जाती राय क्या है? जो मामला इस वक्त चल रहे हैं, जो माशी सूरत हाल का सामना इस वक्त शहबाज शरीफ की हुकूमत को करना पड़ रहा है, मरियम नवाज साहिबा खुद ये कह रही है कि इलेक्शंस करवा देने चाहिए, तो आपकी जाती राय क्या है? पार्लियामेंट मुद्दत पूरी करे या इलेक्शंस हो जाए? नहीं, मेरे जाती राय से जो आपको पहली बात की ना, मैंने कहा कि बात ये अगर आप इसी तरह लोग न हो, उसी टाइम के दूसरे लोग आ जाए तो उनके साथ वो उसके साथ क्या करेगा। और मजीद तो मैं कहता हूँ कि मुनासिब जो ये टीम है और जो इस तरह शहबाज साहब लीड कर रहे हैं तो वो कंपेरेटिवली दूसरों से अच्छा परफॉर्म कर देगा मुल्क के लिए और कौम के लिए। अच्छा, तो होनी चाहिए कम से कम इंतखाबात हो तो नेक्स्ट मार्च तक जरूर होने चाहिए, मगर ये साल के इतना मैक्सिमम हो सकता है। और लेकिन सर लोग सवाल तो उठाते हैं ना, लोग सवाल तो उठाते हैं, वो कहते हैं कि अदम एतमाद कामयाब कर ली चले, ये आपकी कामयाबी हो सकती है। खान साहब इसको साजिश का बयानिया कहते हैं, ये कहते हैं मुदाखलत हुई है, लेकिन लोग इस बात को तस्लीम करते हैं, करने लग गए हैं कि जनाब ये सिर्फ चेहरों की तब्दीली है। जो 181 का डॉलर था 193 पर पहुंच गया है। पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ने किसी भी लम्हे बढ़ सकती हैं, और जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी IMF के तहत जो दबाव है, जाहिर सी बात है, तो एक महंगाई का तूफान आएगा। नहीं, मतलब वो तो पहले से सारे चीजें इसी तरह रही। तो मैंने आपको कह दिया आपके पहले सवाल की जवाब में कि अगर ये अदब-ए-एतमाद न होना था तो जो इमरान ने जितने IMF और दूसरों के साथ और जो मुआहदे किए और मुल्क की तरफ पहुंचा दिया था, अगर वाकई ये लोग एक महीने शहबाज साहब का ना था तो मेरे ख्याल में $200 से भी आगे होता अगर इमरान का निजाम चलता होता, क्योंकि वो तो कोई हुकूमत थी नहीं, कोई गवर्नेंस थी नहीं, उन्होंने कोई मेहनत उससे कोई टीम थी नहीं, रोजाना नए नए टीम चेंज करके और फाइनेंस मिनिस्टर और दूसरे, खुद उसका कोई शौक ही नहीं था बगैर तकरीरों के दूसरों को गालियां देने के। तो ये मैं कहता हूँ कि वो तो चीज उन्होंने इतना बिगाड़ दिया है, इतना खराब कर दिया है, इतने कर्जे दिए, इतने मुआवजे किए कि वो ये मुल्क के किसी को तो उसको फेस कर रहे हैं ना। तो अगर इस तरह उन्होंने किया तो सर आप बेहतरी की तरफ लेके तो आए ना, 181 को आप 180 को आप ले गए सर 193 पर। लेकिन खैर बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। अब ये अमीर मकाम साहब ये कह रहे थे कि अगर हुकूमत रहती, अगर इनकी हुकूमत चलती रहती तो ये जो अभी 193 का डॉलर है ये 220-230 तक चला जाता। लेकिन खैर इस दावे में कितनी हकीकत है, कितना फसाना आने वाले वक्त में पता चलेगा। और ये मकबूल जान साहब ने इस वक्त में ज्वाइन किया, सीनियर सहाफ़ी हैं, कॉलम निगार हैं, तज़कियाकार हैं। सर ये बताइएगा शहबाज शरीफ साहब के लिए मुश्किलात बढ़ती चली जा रही है, ना उनसे हुकूमत चलाई जा रही है और ना वो हुकूमत को ख़त्म करना चाह रहे हैं। बात करने तो गए सर, आपको लगता है कि इलेक्शंस की बात हुई होगी दोनों भाइयों के दरमियान? जी और ये साहब आवाज आ रही मेरी? देखिए पहली तो मैं इसके ऊपर, ये मुलाकात के ऊपर मुझे बड़ी तकलीफ है। अच्छा, एक तो ये है कि पाकिस्तान की अदालती निज़ाम और निज़ाम इंसाफ के ऊपर एक बहुत बड़ा सन्नाटेदार किस्म का तमाचा है। आप मेरे घर से अगर कोई मफरूर निकल आए ना तो पुलिस वाली जो मुझे सीधा कर देगी, या मैं अगर किसी मफरूर को घर में मिलने चले जाऊं तो उस वक्त मुझे उठा लिया जाएगा और बताया जाएगा कि आप कर क्या रहे हो। लेकिन पाकिस्तान का अदालती निजाम को मजाक बनाया गया है कि पाकिस्तान का एक चीफ एग्जीक्यूटिव जो है, जो खुद जामन है, वहां जाता है और कोई तबसरा नहीं हो रहा, पूरे मुल्क में कोई तबसरा नहीं सर हम कर रहे हैं सर। तो इसका मतलब यह है कि तो बुनियादी तौर पर हम गरीब लोगों के लिए सारे का सारा इंसाफ है और किसी और के लिए नहीं है, और निजाम इंसाफ भी हमारे लिए। अच्छा, दूसरी बात यह है कि
ये कोई दुनिया में तस्वुर नहीं कर सकता कि इंग्लैंड का जो वजीर आज़म है अपने लोगों को लेके वो अमेरिका में बैठी भी किसी उसकी क़यादत के पास जाए और वहां जाके कैबिनेट मीटिंग करे। अच्छा, आयरलैंड जैसे मुल्क जहां के इतनी जबरदस्त किस्म की मूवमेंट चल रही थी, वो मूवमेंट जो थी वो भी अमेरिका में उनके वो एग्जाइल में लोग बैठे थे, वो एग्जाइल में रहते थे, वहां जाके वो पूछने नहीं जाया करते थे। पिनेशे एग्जाइल में रहा चिली से, शाफ ईरान एग्जाइल में रहा, उसका मार्कोस एग्जाइल में, ये सब लोग एग्जाइल में रहे। सही है। ये पाकिस्तान में ये फैशन है, पहले राब्ता कमेटी 90 से जाती थी वहां मिलने के लिए अल्ताफ साहब, और अब ये गई है। एक तो ये बुनियादी तबसरा था जो कि मैं पहले भी कर रहा हूं, अब भी मैं कर रहा हूं, कि खुदा के लिए कम से कम आप इस मसले में तो थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव हो जाए पाकिस्तान का मीडिया, कि बताए कि भाई ये क्या हो रहा है, मुल्क के साथ मजाक क्या हो रहा है। जमानत दे दो, फौरन जमानत दे दो, कह दो ये हालात हैं मुल्क में, वो जीत गया है और मरूजी हालात बदल गए, हमने जमानत दे दी। अब जहां तक इस बात का ताल्लुक है जो आपका सवाल है, सवाल बुनियादी तौर पर यह है कि पाकिस्तान में ये जो कुछ तब्दीली आई है ये गलत इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की बुनियाद पे आई। और मैंने मेजॉरिटी ऑफ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स देखी हैं जिनके बारे में 3 महीने से ये तासुर दिया जा रहा था एस्टेब्लिशमेंट को भी और बाकी लोगों को भी कि अगर इमरान खान को यहां से निकाला गया तो ताश के पत्तों की तरह पीटीआई बिखर जाएगी, कोई यहां जाएगा, कोई वहां जाएगा, कोई इस जगह। ऑलरेडी उनके अंदर मसाइल बने हुए हैं। और दूसरी बात यह है कि इमरान अगर पब्लिक में गया तो इमरान को लोग उसकी नाइली, ये उनकी सोच थी कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन गलत साबित हुई है। और ये भी कहा जा रहा था कि खान साहब, जैसा कि आपने बताया कि जनाब खान साहब अगर उनको वजारत चली गई तो जनाब पूरी पीटीआई जो है वो बिखर जाएगी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पूरी पीटीआई को यकजा कर दिया गया और उनके पीछे आवाम भी चल पड़ी है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो जनाब ये लॉन्ग मार्च क्या खूनी हो सकता है? शेख रशीद साहब ये बात कह रहे हैं, मेरे प्रोग्राम में भी उन्होंने बात की थी कि खूनी हो सकता है। राना सनाउल्लाह अलग बात कर रहे हैं, इस पर जवाब लेंगे। और ये मकबूल साहब से एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जनाब प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। खान साहब की जब हुकूमत थी तो अक्सर लोग महंगाई की बात नहीं किया करते थे, लेकिन जब भी मुझे प्रोग्राम करने का मौका मिलता था तो मैं खान साहब की जो पॉलिसीज थी और महंगाई हो रही थी उस पर बात करता था। और आज ये बात करूंगा, महंगाई हद से ज्यादा है, 180 181 का डॉलर। और जब शहबाज शरीफ साहब ने वजारत उज़्मा का कलमदान संभाला था तब तकरीबन 178 179 पर चला गया था, लेकिन आज ये डॉलर 193 का है और ओपन मार्केट में तो जनाब 195 का भी नहीं मिल रहा है। और इससे यकीन जानिए महंगाई का ऐसा तूफान आने वाला है कि जनाब वो शायद सब कुछ बहा के ले जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा मसला, महंगाई भी शायद इतना बड़ा मसला नहीं, लेकिन सबसे बड़ा मसला यह कि हमारे हुक्मरानों की क्या तवज्जो महंगाई कम करने पर है या सिर्फ इस्लाहात पर है। इसी पर बात करेंगे जनाब। और ये मकबूल साहब से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। और ये साहब ही बताइएगा, डॉलर 193 को छू रहा है, महंगाई है कि काबू में आ नहीं रही है। ये क्या चेहरों की तब्दीली थी? ये मामलात हुकूमत को नजर नहीं आ रहे। मामलात सिर्फ ये है कि किस तरह से इस्लाहात कर ली जाए और इस्लाहात कराने के बाद इलेक्शन करा दिया जाए। की ये सियासी क़यादत है, इनसे आप पूछो क्या इस्लाहात करना चाहते हैं तो मुंह लटक जाते हैं। क्या करना चाहते हैं? चाहिए किसी ने बताया आपको? आप भी इतने अरसे से प्रोग्राम कर रहे हैं, आपके इस मुल्क के अंदर तो 3-4 लाख रिपोर्टर घूमते फिर रहे हैं चैनलों के अंदर। किसी ने यूट्यूब चैनल बनाया, किसी एक को बताया क्या इस्लाहात करना चाहते हैं? तो बैरून मुल्क का खत्म करना है। देखो ना, कोई एजेंडा बताओ भाई, क्या है? कोई नहीं। वो बैरून मुल्क का जो है ना पाकिस्तान, कोई दिमाग में कोई चीज है ही नहीं। इस्लाहात करना चाहते हैं, हम भी इस्लाहात करना चाहते हैं। भाई क्या इस्लाहात करना है? कोई नबूवत उतर रही है जो तुम इस्लाहात करना चाहते हो? इस्लाहात सिर्फ एक ही है, कोई बुनियादी तौर पर चाहते हैं कि ये जो है बायोमेट्रिक्स जो है इसको खत्म किया जाए, क्योंकि बायोमेट्रिक्स से धांधली कम हो जाती है। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूं। पाकिस्तान में 5 करोड़ कुछ वोटर है ना जी। अब पाकिस्तान में मोबाइल कितने? 8 करोड़। ठीक है, ये मोबाइल जब बायोमेट्रिक्स हो रहा था तो सारे पाकिस्तान में कभी एक मोबाइल के ऊपर भी झगड़ा हुआ कि वहां दांडी हो गई? गली में लेकर घूमते थे बच्चे, क्या बायोमेट्रिक्स करा लो। अच्छा, ठीक करना होता है तबीयत खराब की वजह से। सही है, वो तो नीचे भी कर लो, ऊपर भी कर लो, जहां मर्जी जाओ कर लो, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो बायोमेट्रिक्स को भागना चाहते हैं क्योंकि उनके, हमने तो इलेक्शन कराए, हमें पता है कि शिनाख्ती कार्ड की गेम क्या होती है। 2000 नंबर 1, 2000 नंबर 2, दुख्तर नंबर 1, दुख्तर नंबर 2 के नाम पे तो कार्ड बने होते हैं इस तरह के। और अगर ना भी बन जाए तब भी होता यह है कि उस सारे के सारे कार्डों के ऊपर
आप वहां पर जाके तो उनके लियो पे वोट कास्ट कर लेते हैं। अच्छा। अब देखें ना, पिछली दफा जो धांधली की बात बुनियाद के ऊपर जो रिपोर्ट हुई थी, ये स्याही गलत लगी है। मैं उन्हें कई दफा कहा, मैंने कहा यार मुझे एक आर्गुमेंट बता दो, पूरी दुनिया में इन फिंगरप्रिंट्स की बुनियाद पे जुर्म डिटेक्ट होता है ना जी? बिल्कुल होता है। ठीक, तो क्या चोर जो है वो पहले यही लेके जाता है कि मेरा फिंगरप्रिंट लगा लूं ताकि पता चल जाए? यानी चोर पकड़ा जा सकता है, तो वोट देने वाला कहते हैं स्याही गलत लगी थी। अच्छा। तो स्याही से वजह पहचान नहीं जाता। असल मसला बुनियादी तौर पर यह है कि इससे निकलना चाहते हैं और धांधली का उनका प्लान है। और दूसरा यह है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों से घबरा रहे हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों में उनका वोट बैंक बिल्कुल नहीं है, और वो समझते हैं कि इस कानून के तहत अगर ओवरसीज पाकिस्तानी बीच में आ गए तो शायद उनका आगे मुस्तकबिल तारीख हो जाए। ये खुल के बताते नहीं कि लोग। अच्छा सर, ये लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं, मई के आखिर में लॉन्ग मार्च शुरू हो जाएगा, कोई भी डेट दे सकते हैं, और जब लॉन्ग मार्च करेंगे तो शेख साहब ये कह रहे हैं कि जनाब ये जो लॉन्ग मार्च है ये खूनी हो सकता है। राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं कि भाई 20 लाख तो क्या, ये 20,000 बंदे नहीं निकाल सकते, और मैं चाहूं तो ये 20 बंदे भी निकाल सकते। आप देख रहे हैं तसादुम की तरफ जा रहा है मामला। मेरा ख्याल है कि ये रिस्क हुकूमत बिल्कुल नहीं ले सकेगी। उसकी वजह यह है कि जो फ्लो है इस वक्त खान साहब का, और जो इस वक्त एंगर है, और जो सूरत नजर आ रही है, मुझे नहीं लगता कि कोई खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाए। अच्छा। जो खान साहब को गिरफ्तार करने का मतलब यह है कि आपने एक हेडलेस मूवमेंट शुरू कर दी और उसको कंट्रोल नहीं किया जाता। हम अक्सर कहा करते थे कि लीडर को गिरफ्तार न करो, लीडर से नेगोशिएशन करके हमने हड़ताल खत्म करवानी है, उसको तो हम नेगोशिएशन टेबल पे लेके आगे लेके जाना है। देखिए पीएनए की मूवमेंट क्यों खराब हुई और भुट्टो के खिलाफ क्यों उठी, कि उसने सारी लीडरशिप बंद कर दी थी। वली खान बंद, नस्कर खान बंद, फलाना बंद, मुफ्ती महमूद बंद, प्रोफेसर कपूर बंद। नीचे क्या हो गया था, आम लोगों के हाथ में मूवमेंट रह गई। और उसके बाद हुआ कि भुट्टो साहब के जिंदगी में 6 जुलाई 1977 आ गया कि फौज ने गोली चलाने से इनकार कर दिया। हालत ये हो गई थी, लोग सीना तान के खड़े हो गए थे। तो सर आपको लगता है ये तहरीक इंसाफ अगर लॉन्ग मार्च के लिए निकलेगी तो जनाब फिर ये फौरन से इलेक्शंस करवा देंगे? क्योंकि मरियम नवाज साहबा की भी गुफ्तगू में देख रहा था, वो भी इस चीज के हक में कि इलेक्शंस करवा दिए जाएं। शहबाज शरीफ साहब भी शायद इस चीज के हक में कि इलेक्शंस करवा दिए जाएं, लेकिन जरदारी साहब शायद लग रहा है कि रुकावट बनेंगे। देखिए जरदारी साहब का क्या जाता है, जरदारी साहब सिंध चला जाएगा, सिंध तो समझता मुझसे कोई छीन नहीं सकता। ठीक है जी, कराची वो जीत नहीं सकते। पंजाब के अंदर क्या है जरदारी साहब के पास 6 सीटें, वो 7 कर लेंगे, 10 कर लेंगे। केपीके में उनकी वैसे कोई हैसियत नहीं। बलूचिस्तान में क्या है, नसीराबाद की 1 सीट और ज्यादा लसबेला की 1 सीट ले लेंगे, और क्या है, फुलदान में वो नहीं जा सकते, बाकी जगह वो नहीं जा सकते। तो जरदारी साहब तो कहते हैं 1 साल का 3 साल बाद इलेक्शन कराओ। वो तो इतना लंबा खींचेंगे, वो समझ रहे कि जितना खींचते जाएंगे नून लीग की पॉपुलैरिटी उतनी खराब और तबाह होती जाएगी और नून लीग के लिए मसला बनता जाएगा। इसीलिए मरियम जो है सवाबी के जलसे में बाकायदा बिलबिलाई है, और उन्होंने कहा है कि इमरान खान की जो है वो टोकरा कोई ना उठाए। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे बच्चे से कौवा जो होता है ना, उसकी रोटी छीन के भाग जाता है ना, मरियम का हाल बिल्कुल वैसा हुआ है। लेकिन सर मैं आपको बताऊं, ये आप जो बात कर रहे हैं बिल्कुल सही है, आपकी वजह बिल्कुल सही है। लेकिन अभी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब गए थे नवाज शरीफ साहब से मिलने के लिए, वजारत खारजा का कलमदान उठाने से पहले, हल्फ उठाने से पहले, उस वक्त शायद ये कहा जा रहा था 20 से 30 सीटों की बात हुई है पंजाब में अगले इलेक्शंस पे सीट एडजस्टमेंट के मामले पर। देखिए ये तो अभी कर रहे हैं ना, वो क्या जीत सकेंगे, क्या नहीं जीत सकेंगे, क्या पीपल पार्टी का वर्कर उनको वोट दे नहीं देता, वो वोट नहीं देता। आपको पता है, आपको नून लीग का वर्कर पीपल पार्टी को वोट नहीं देता, पीपल पार्टी का वर्कर नून लीग को वोट नहीं देता। सही है। सीट एडजस्टमेंट क्या होती है, क्या कुछ भी नहीं है। ये तो अपने दौर में ना, वक्त आएगा, सूरत आएगा, इलेक्शन कौन जीतेगा और कैसे जीतेगा, लाले तो इस चीज के पड़े हुए हैं। और सर नवाज शरीफ साहब का मुझसे देख रहे हैं, नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, अब तो उनकी मुलाकात भी हो गई शहबाज शरीफ साहब से, उनके भाई की हुकूमत भी आ गई, अब क्यों वो नहीं आना चाह रहे हैं? आ जाएंगे सर, आपको क्या लगता है? और आएंगे तो कहां जाएंगे? देखिए पहली बात यह है कि एस्टैब्लिशमेंट अब नवाज शरीफ का बोझ शायद नहीं उठा सकती। अच्छा। उन पर प्रेशर था, इंटरनेशनल प्रेशर था, उन्होंने वो किया। ज़ल्फ़े खलीलज़ाद पहुंचा हुआ था, उसने उस प्रेशर को और बिल्टअप करने की कोशिश की। मसाइल बहुत सख्त हैं, लेकिन मसला सारा यह है कि आप पब्लिक के खिलाफ तो नहीं जा सकते। पब्लिक देखिए, पब्लिक के अंदर जो सूरत अदारों की बन चुकी हुई है,
वो जरा सा भी इधर उधर हुए तो मसला बन जाएगा। उनके लिए फिर दोबारा मामला इधर हो जाएगा। देखिए, एक तासुर उनको फौरी खत्म करना है। अदारे ये तासुर, पार्टियां ये तासुर दे रही है पाकिस्तान के अंदर। हमसे वादा किया गया था कि इमरान खान को हम किसी न किसी तरीके से इलेक्शन से पहले आउट कर देंगे, हम उसको केसेस में बना देंगे, ये कर देंगे। अगर ऐसा किया जाए तब भी मसला हो गया। अब तो गेम इनके हाथ से निकल चुकी हुई है। अच्छा, नवाज शरीफ का आना आप क्या समझते हैं? नवाज शरीफ अगर आएगा, जो लोग लंदन के शहर के अंदर भी खुफिया जगह पे मुलाकात करें एहतजाज की वजह, वो पाकिस्तान आके क्या करेंगे? लेकिन सर मामला ये भी तो है ना कि क्या नवाज शरीफ साहब को अपने ही भाई की हुकूमत पर भरोसा नहीं है? क्योंकि अभी ये भी बात की जा रही है कि कब इलेक्शन अनाउंस कर दिए जाएं, और जाहिर सी बात है क्योंकि मफरूर है वो, अदालत से एक इलाज कराने की गर्ज से वो बाहर गए थे, और जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो खुद उनके गारंटर हैं, उनके खिलाफ भी मुकदमा बन सकता है। तो आपको लगता है कि सर वो उनको भरोसा ही नहीं है अपने शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत पर, कि उनकी हुकूमत में भी गिरफ्तारी हो सकती है? एक क्या सराई है, लेकिन फंसा बहुत दिया है। और आज वो नून लीग के अपने हल्के बहुत जरदारी साहब को सुनाते हैं कि हमारे साथ बहुत ज्यादती की है। हाँ जी, वो कहते हैं कि हमें फंसा दिया है। और वो उन्होंने एक ऑफर भी किया है कि आप अपना वजीर आजम ले आए और वजीर आजम आप 1.5 साल चला ले हम आपके साथ। ये ऑफर मुझे पता चला की है। तो आपको लगता है सर जरदारी साहब इतने मंजे हुए इंसान है कि वो सियासत में ऐसी गलती करेंगे? वजीर आजम ले आए, हम शहबाज शरीफ इस्तीफा दे देते हैं, अपना वजीर आजम ले आए, हम आपका साथ देंगे। करेंगे ऐसी गलती नहीं होती? उन्होंने तो ओहदों की जगह विजारतों की जगह ओहदों को तरजीह दी है। है सर? नामुमकिन। आप देखें जरदारी ने फेडरल गवर्नमेंट में कोई ऐसी वजारत ही नहीं। स्पीकर लिया है, कॉन्स्टिट्यूशन रोदे लिए, अब वो सेनेट की चाह रहे हैं, सदर वो बन नहीं सकते थे। वजारत खारजा लिया है, उसमें कोई इल्जाम ना हो, एक तरह की लीडरशिप बिल्टअप हो, उसने इस तरफ आई नहीं है। ना फाइनेंस ली है कि गालियां खाए। अच्छा ठीक है सर, एक और मामला भी चल रहा है सर, फाइनेंस ली एक चल रहा है सर, वो समी इब्राहिम साहब के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। उस कानून के तहत किया गया है जिसको जब ये पीटीआई जब हुकूमत में थी तो ये लेकर आई थी, तो अपोजिशन इसको काला कानून करार देती थी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस वक्त लेकर आ गई थी इस कानून को, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ये कहती थी कि ये तो काला कानून है, इसको इंप्लीमेंटेशन नहीं होनी चाहिए। अदालत ने इसको रोक दिया था, लेकिन उसके बावजूद उसी काले कानून के तहत कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है और समी इब्राहिम साहब के खिलाफ कार्रवाई हुई है। सूरत देखे ना, अभी जो 10 अप्रैल के बाद जो यूट्यूब के अंदर जो सोशल मीडिया पे हुआ है वो इतना बड़ा था कि 5-6 बंदे पकड़ के देखे, कुछ नहीं हो सका। हालत कहती है कि पहली दफा हुआ कि एक बहुत बड़े अदारे का जो ट्विटर हैंडल है वो 1 महीने के लिए खामोश रहा। 10 अप्रैल को आखिरी, 9 अप्रैल को आखिरी वहां पर हुआ था, 1 महीना खामोश रहा, इसलिए कि लोगों का रिएक्शन बड़ा अजीबोगरीब था। ठीक है ना, आप 5 बंदे पकड़ सकते हैं, 10 बंदे पकड़ सकते हैं, लेकिन आप जब थाउजेंड्स के अंदर जब चीजें चल रही है तब नहीं पकड़े जाते चीजें। तो अगर मतलब ये है कि मैं आपको बताया ना, गेम हाथ से निकली हुई है। मैं तो जानता हूं, लोगों को रोज मिलते भी हैं, खुद एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा रहा हूं, एक 32 साल एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा रहा हूं। ठीक है सर, पता है कि आज अगर आईजी को कहा जाए, सर वक्त की किल्लत है वरना मजीद डिटेल में बात करते हैं आपसे। मुझे एक ब्रेक लेना है सबका, और ये मकबूल जान साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। एक ब्रेक लेंगे, लेकिन जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो क्रिप्टो करेंसी की बात करें। जनाब क्रिप्टो करेंसी के बारे में कहते थे जनाब रातों रात आपको अमीर बना देती है, लेकिन ऐसा है भी कि जनाब वो रातों रात आपको रोड पे भी ले आती है। अब इस तरह के मामला हुए, वकार ज़का हमारे साथ मौजूद होंगे। एक ब्रेक के बाद उनसे मजीद बात करेंगे कि जनाब ये कुछ लोगों के पैसे डूबे हैं, बल्कि काफी ज्यादा लोगों के पैसे डूबे, क्यों डूबे हैं, क्या वजूहात थी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जनाब प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर एंड्रयू बैली ने पिछले साल क्रिप्टो करेंसी के हवाले से खबरदार किया था कि अगर आप अपना सारा पैसा खोने को तैयार हैं तो जनाब क्रिप्टो करेंसी को खरीद लें। अमेरिकी तारीख के कामयाब सरमायाकार और दुनिया के 6ठे अमीर तरीन शख्स ने भी क्रिप्टो करेंसी के हवाले से कहा था कि क्रिप्टो करेंसी अब तक के बदतरीन आर्जी रुझानात में से एक है। करंट सिचुएशन की बात करें तो इन शख्सियात की डिजिटल करेंसी के बारे में राय शायद सही साबित होती हुई नजर आ रही है। दुनिया भर में क्रिप्टो करेंसी की कीमत में तेजी से कमी देखने में आ रही है, और जो बिटकॉइन पिछले साल $70,000 का था, आज
उस एक बिटकॉइन की मालियत 27,000 अरब डॉलर हो चुकी है। अपनी वैल्यू के लिहाज से दूसरी बड़ी कॉइन एथेरियम की मालियत में गुज़िश्ता 24 घंटे में 20% कमी आई है और इस सब की वजह एक मकबूल कॉइन लूना की मालियत में 99% की कमी बताई जा रही है। लूना कॉइन की कदर पिछले महीने तक $118 थी, जो गुज़िश्ता रोज गिरकर तकरीबन $0.09 पर आ गई है। इस सूरत हाल से खौफजदा सरमायाकारों ने क्रिप्टो करेंसी से अपना पैसा बाहर निकालना शुरू कर दिया है, जिसके बाद से यह सूरत हाल पैदा हुई है। ये सारी सूरत हाल कंट्रोल कैसे होगी, लोगों का डूबा हुआ पैसा पैसे वापस आएगा, इस पर मजीद बात करेंगे। जनाब चेयरमैन टेक्नोलॉजी मूवमेंट साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। वकार जगह साहब ये बताइएगा, ये लोग चिल्ला रहे हैं भाई हमारा पैसा डूब गया है, अच्छा खासा सरमाया हमने लगाया था, और एक इंसान की कोशिश यही होती है कि सरमाया लगाए तो प्रॉफिट मिले, लेकिन प्रॉफिट तो नहीं मिल रहा, पैसे डूब गया। आवाज आ रही सर? बस देख ले सर, ये दुनिया भर में जो प्रॉफिट टेकिंग का टाइम होता है उस टाइम पर तो कोई निकालता नहीं है, और जो वीडियोस कह रहे होते हैं कि भाई आप इसमें वो पैसा लगाएं जो आपकी सेविंग या घर के पैसे ना हो, और फाइनेंशियल एजुकेशन जीरो है सबकी, नील बटा नील है, और इसमें कोई कसूर भी नहीं। हमारा मीडिया भी जो है उसको भी अभी इतना नहीं आइडिया, अच्छा। तो वो भी अभी यही पूछ रहा होता है व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी। तो जब बड़े बड़े जर्नलिस्ट को नहीं पता कि ये क्या चीज है, तो आम बेचारे लोगों को, पाकिस्तानियों को क्या पता चल रहा, जब पेपैल नहीं है, जब और चीजें नहीं है। और दुनिया भर में देखें जो शॉर्टेज चल रही है इस वक्त, तो इस वक्त परेशानी की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये अनहोनी चीज कोई नहीं हो रही। अच्छा। ये ऐसा नहीं है कि बाकी दुनिया की मार्केट सही चल रही है तो क्रिप्टो गिर रहा है। अमेजोन के स्टॉक गिरे हुए हैं, एप्पल का स्टॉक बर्बाद हुआ हुआ है, स्पॉटिफाई इतना बर्बाद हुआ हुआ है। और सबसे बढ़कर ये है कि देखें, अब नजर रखनी चाहिए इन चीजों पे। इंटरेस्ट रेट जब भी बढ़ रहा होता है फेडरल रिजर्व का, यूएस फेडरल रिजर्व का, तो हमेशा मार्केट में जो महंगाई है इनको फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए चलना चाहिए। लेकिन लोगों का ध्यान इस पे नहीं होता, लोगों का ध्यान इस पे होता है भाई कॉइन बता दो बस, और कॉइन बता दो बस, ये सवाल हो रहा होता है। और उससे पूछ रहे होते हैं बाज दफा जिसने कभी खुद कोई पैसे नहीं क्रिप्टो से बनाए, वो दोस्त इनको मशवरे दे रहे होते हैं कि यार ये क्रिप्टो में पैसे लगा दो, उसमें पैसे लगा दो। अच्छा, वो गलती से कभी ऊपर चला भी जाती है क्रिप्टो, तो उसमें पैसे निकालते नहीं है, कहते हैं अभी थोड़ा और ऊपर जाएगा। लेकिन बेसिक ये है कि आप जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके पास ये टारगेट होना चाहिए कि मैं अपना कैपिटल या प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो पहले निकाल लूं। वो लोग निकालते नहीं है। अब देखें दुनिया में यूक्रेन रशिया का मसला चल रहा है, यूक्रेन अब फिनलैंड की तरफ देख रहा है कि अगर नेटो को ज्वाइन करोगे तो हम तुम पे भी हमला कर देंगे। इतनी जंगों की वजह से फूड शॉर्टेज है। गंदुम इस वक्त जो सबसे ज्यादा रशिया एक्सपोर्टर है, सबसे बड़ा और सबसे बड़ा फर्टिलाइजर का एक्सपोर्टर है, उसने दुनिया की जान बिल्कुल निचोड़ दी है। तो क्रिप्टो बेचारा इसमें क्या करेगा जब दुनिया के टेक्नोलॉजी के स्टॉक गिर गए। दुनिया में इस वक्त सोयाबीन बिटकॉइन बना हुआ है, गंदुम इस वक्त बिटकॉइन बनी हुई है। लेकिन इस वक्त लूना की बात की जा रही है और लूना जा रहा है कि जनाब ये $100 बल्कि इससे थोड़ा सा ज्यादा था, $100 से ज्यादा का था। अब इसकी मालियत 0.01 यानी ये कहा जाए कि बिल्कुल सिफर हो गई। इसकी क्या वजूहत है? ये एकदम 100 से नीचे कैसे आ गया? देखें, जो इसका जो ट्विटर अकाउंट है मेरा, अगर उस पर जाएंगे तो पूरी स्टोरी वहां डाली हुई है, वहां जाके भी आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ लंबी बात हो जाएगी। आसान लफ्जों में ये है कि देखें, हर इंडस्ट्री में कोई ना कोई डबल शाह टाइप माहौल होता ही होता है। अच्छा। अब डबल शाह जो है डिजिटल डबल शाह बन चुके हैं, और क्रिप्टो की दुनिया में ये जो इसका करता धरता था डोकॉन, अगर इसके मालिक को आप देखेंगे या क्रिएटर को देखेंगे तो आपको इसके ट्विटर अकाउंट से पता चलता है कि वो लोगों को हकारत की नजर से देखना, ये बोलना कि मैं दुनिया के सारे बिटकॉइन मेरे पास आ जाएंगे, और सारे बिटकॉइन उसने खरीदना शुरू कर दिए थे। क्योंकि देखें, अल्टीमेटली बिटकॉइन जिस बंदे के पास सबसे ज्यादा होंगे वो दुनिया का ताकतवर तरीन इंसान और ताकतवर तरीन मुल्क बन जाएगा जिसके पास होंगे। यही वजह है एलन मस्क पागल तो नहीं है कि बिलियंस ऑफ डॉलर उसने बिटकॉइन में लगाए और अभी तक एक बिटकॉइन भी नहीं बेचा, 1.5 बिलियन लगा के नीचे आ गया। लूना के मालिक जो लूना का करता धरता है, उसने सारी दुनिया में भरमबाजी शुरू कर दी थी कि मैं, तुम्हारे पास तो पैसे नहीं, मेरे पास पैसे हैं, लूना सबसे ऊपर जाएगा, मेरा जो यूएसडी स्टेबल कॉइन है वो सबसे बेहतरीन है। उसकी वजह से जितने भी क्रिप्टो के लोग थे वो बड़ी चिढ़ खाते थे। लेकिन मैं देख रहा था आपका भी देख रहा था, आपकी वीडियोस भी देख रहा था। 13 नवंबर 2021, या गालिबन, चले मैं डेट की बात नहीं करता, नवंबर 2021 में आप चीख रहे थे भाई बेच दो, भाई बेच दो, बेच दो, बेच दो। उस वक्त कोई बेचने को तैयार नहीं था, तो क्या सुन नहीं रहे थे लोग, या लालच मामला था, या इसी तरह का कोई सीन था? मेरी खुद समझ नहीं आती एक बात। अगर आप YouTube पे देखें 2015 में जब बिटकॉइन $258 का था,
मैंने कहा भाई मैंने मीडिया का काम छोड़ दिया, मुझे इतने पैसे बन रहे हैं, आप भी बना ले पैसे। अच्छा। और मैं कोई बिटकॉइन का एम्बेसडर या मेरे अब्बू की कंपनी तो है नहीं। अच्छा। आप पैसे किसी ने नहीं खरीदा। फिर कोविड में कह रहा हूँ $258 का इथीरियम है, अब खरीद लो भाई, किसी ने इंटरेस्ट नहीं शो किया। जब बिटकॉइन $62,000 का हो गया, दोस्तों के, रिश्तेदारों के, फुप्पा चचा सबके फोन आ रहे हैं, यार बिटकॉइन में कैसे पैसे लगाएं। मैं कह रहा हूं भाई, ऑल टाइम हाई की जब आवाज आती है तो आप उस मार्केट से निकलते हैं। आप लोग कह रहे खरीदना है, पूरे पाकिस्तान का एक ही रुझान था, चलती ट्रेन में चढ़ना है। अच्छा। जब बिटकॉइन $60,000 का तब खरीदना है। मैं वीडियो बना रहा हूं कि अगर आपने मेरे बोलने पे या हुकूमत पाकिस्तान को, जैसे मैं एडवाइस करता था कि $258 पे बिटकॉइन, लेकिन सर सवाल ही पैदा होता है ना, जैसे कि आप चलती ट्रेन में सबको चढ़ना है और ऑल टाइम हाई फैक्टर पे पैसा लगाना है। जब एक चीज ₹1 से शुरू होकर $100 तक चली गई है, तो जब $100 पे चली गई है तो आपके पास वो बेचने का टाइम आ गया है, खरीदने का टाइम नहीं है। क्या यही फैक्टर्स है? इसके अलावा मजीद भी और फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से ये सारा नुकसान होता है? देखिए, सबसे पहला जो फैक्टर है, अब करना क्या है, असल चीज तो ये है। पहली चीज ये है कि क्रिप्टो आसान काम नहीं है। पहले तो आपको अपना टीचर मुंतखब करना है, वकार ज़का हो, कोई ज्यूइश हो, कोई इंडियन हो। अच्छा। जो बेहतरीन लगता है पहले रिसर्च करें, अपने आप को उस स्कूल में डालें जो आपको सूट करता है। जरूरी नहीं है वकार ज़का से सीखें, लेकिन यूट्यूबर से मत सीखें, ये डिफरेंट यूट्यूबर्स के चक्कर में ना जाए। पहला फैक्टर तो ये है। आप गूगल करते हैं, कोई यूट्यूबर है जिसने खुद तो पैसे बनाए नहीं है, या फिर आपको अपनी फेक गाड़ियां दिखा रहा है रेंट पे ली हुई, आप कह रहे हैं जी चलो मैं इसकी एडवाइस पे चलता हूँ। पहली चीज टीचर की सिलेक्शन करें। दूसरी चीज सिर्फ सीखें पहले। तीसरी चीज आपने अब देखना है, जेरोम पावल जो है, जो चेयरमैन है फेडरल रिजर्व यूएसए, ठीक है, यूएस पे नजर रखनी है। पहला फैक्टर बिटकॉइन को ऊपर ले जाने के लिए क्या होगा कि इंटरेस्ट रेट जो है फेडरल रिजर्व यूएसए, उनके ट्विटर अकाउंट पे नजर रखें। जैसे ही उनके इंटरेस्ट रेट कम होते हैं, जो यूएस के डॉलर बाउंड है, उनके जो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वक्त की किल्लत है, लेकिन इस पर मजीद बात करते हैं। लोगों का सरमाया गिरा है, लेकिन ये बात भी अपनी जगह सही है कि जब बेचने का टाइम आता है, उस वक्त जब इंसान बेचता नहीं है बिटकॉइन या दीगर जो भी क्रिप्टो करेंसी होती है, तो फिर मामला इस तरह के होते हैं। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह जिंदगी रही तो कल वीकेंड है, 7 बजे सैटरडे को आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।